56 साल पहले एक मर्डर केस होता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन बड़े बड़े एक्सपर्ट और कई डिटेक्टिव एजेंसी ने की। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद सारे सबूत, सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया और उनको एक स्टोरेज में रख दिया गया। और उसके बाद तमाम लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये केस सॉल्व ही नहीं हो रहा था और कातिल का पता नहीं लग रहा था। तो क्राइम सीन से जितने भी सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, सबूत कलेक्ट किए गए थे, उन्हें एक स्टोरेज में रख दिया गया था पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन जब इस केस में लगभग 50 साल बीत चुके थे और दोबारा से एक रिव्यू मीटिंग हुई और दोबारा से कुछ ओल्ड केसेस को चेक किया गया कि वो कौन से केसेज है जो हिस्ट्री में अनसॉल्व रहे हैं, जिन केसेस को सॉल्व नहीं किया जा सका, जिस केस में इंसाफ नहीं हो पाया। उसके बाद उसी टीम के एक सीनियर ऑफिसर कहता है कि अब इस केस को सॉल्व करने का टाइम हो चुका है, क्योंकि जितने भी सारे एविडेंस, जितने भी सारे सबूत थे जो क्राइम सीन से कलेक्ट किए गए थे, वो अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट के उस स्टोरेज में रखे हुए थे। और उन्हीं सभी चीजों में से एक चीज थी वो सिगरेट का बट, जो वहीं पर फेंका गया था, जो कातिल ने फेंका था, जो कि डेड बॉडी के पास से बरामद हुआ था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत था, वो सबूत जिससे ये पता लगने वाला था कि आखिर वो किलर कौन है और उस वक्त वो वहां से कहां चला गया। आखिरकार 23 फरवरी साल 2023 में पुलिस की टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें पुलिस दावा करती है कि 56 साल पहले जो एक मर्डर केस हुआ था, उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस लड़की का मर्डर हुआ था, उसकी बहन भी आई हुई थी। उसको भी वो तमाम सबूत दिखाए गए थे जो उस केस से उन्होंने कलेक्ट किए थे, और उस किलर की फोटो भी सबको दिखाई। लेकिन इतने टाइम के बाद ये केस सॉल्व तो हो चुका था, कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया था कि हाँ, किलर वही है और उसी ने उस रात उस लड़की का मर्डर किया था। लेकिन बावजूद उसके अब पुलिस की टीम उस तक नहीं पहुंच सकती थी, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। तो आखिर क्या थी इस केस की स्टोरी और कैसे पुलिस की टीम ने हर बार कोशिश की कातिल का पता लगाने की, लेकिन वो किलर हर बार पुलिस को चकमा देता रहा। वो केस जो पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग था, कैसे उन्होंने कातिल का पता लगाया। लेट्स स्टार्ट दिस केस। साल था 1971, जब रीता किरण की कॉलेज की स्टडी उसी साल खत्म हुई थी। स्टडी में वो काफ़ी अच्छी थी और क्योंकि उसने टीचिंग का कोर्स कर रखा था, जिस वजह से वो कई स्कूल में टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करती है। वो अपने माँ बाप के घर से निकलकर अमेरिका के वर्मोंट शहर पहुंचती है। इस अनजान शहर में जाने के बाद वर्मोंट के एक स्कूल में टीचर के लिए फिर अप्लाई करती है और वहाँ पर नौकरी करना स्टार्ट करती है। साथ साथ वो जॉब के साथ अपनी स्टडी भी कर रही थी और टीचर की जॉब से जो भी उसको सैलरी मिलती थी, वो टाइम टाइम पर उस पैसे को अपने माँ बाप के घर भेजती थी। तो कुछ टाइम के बाद उसने वर्मोंट के ही एक शहर में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, जिस अपार्टमेंट में ऑलरेडी 3 लड़कियां रह रही थी और वो तीनों लड़कियां उसके लिए अनजान। तो ये उस अपार्टमेंट में रहा करते थे। उस वक्त माहौल काफी अच्छा था, क्राइम रेट इतना नहीं था, कई लोग बेफिक्र थे। कई बार वो अपने रूम के डोर को खोलकर कहीं भी चले जाते थे। तो 19 जुलाई साल 1971 में उस वक्त की एक रात, जब अपार्टमेंट में रीटा अकेली थी और उस अपार्टमेंट में जो 3 लड़कियां रहती थी, वो भी कहीं गई हुई थी किसी पार्टी में। कुछ घंटे के बाद उनमें से एक लड़की वापस उस अपार्टमेंट में पहुंचती है। वो देखती है कि उस अपार्टमेंट का जो गेट था वो ऑलरेडी खुला हुआ था। जब वो अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि रीटा की लाश जमीन पर पड़ी हुई है, गले से खून निकल रहा था और घर में कुछ सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। उसके बाद वो चीखती चिल्लाती है और फिर बाकी लोग वहां पहुंचते हैं। उसके बाद तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस की टीम फौरन मौके वारदात पर पहुंचती है। उसकी डेड बॉडी को देखकर बिल्कुल ये तो अंदाजा हो गया कि उसका गला घोटकर उसे बेरहमी से मारा गया था। उसके बाद उसके अपार्टमेंट से कुछ चीजें एविडेंस के तौर पर कलेक्ट की जाती है और घर के कुछ सामान जब इधर उधर बिखरा हुआ था, तो पुलिस को लग रहा था कि कहीं मर्डर करने के बाद चोरी तो नहीं की गई। तो मर्डर करने के बाद उसके घर से कुछ सामान चोरी हुआ था। पूरे घर के चप्पे चप्पे की चेकिंग होती है और पुलिस को पता चलता है कि इस घर में से कुछ कैश और कीमती सामान रखा हुआ था, वो वहां से गायब है। लेकिन इसके अलावा वहां पर और भी जो कुछ महंगी चीजें रखी हुई थी, वो अभी भी वहीं पर थी, चोरी नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस को ये तो अंदाजा हो गया कि जिसने भी उसका मर्डर किया है वो कोई प्री प्लान मर्डर नहीं है। वो किलर जब उस अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और क्योंकि इस अपार्टमेंट का डोर पहले से ही खुला रहता था, उसके बाद जब उस अपार्टमेंट के वो अंदर गया, उसने चोरी करने की कोशिश की तो रीटा ने उसे देख लिया। उसने उसे रोकने की कोशिश की होगी और फिर इन दोनों की लड़ाई झगड़ा हो गया। अचानक से किलर ने उसे मार दिया। उसका मर्डर करने के बाद अपार्टमेंट से कुछ कीमती सामान उसने चोरी किया और वहां से निकल गया। पुलिस उसके दोस्त और बाकी कई लोगों से पूछताछ करती है। 70s का टाइम था, सीसीटीवी कैमरा था नहीं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छे से हो रही थी। पता लगाया जाता है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी या किसी ने पहले उसे जान से मारने की धमकी दी हो। लेकिन पता चला कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसका व्यवहार काफी अच्छा था, सब लोगों से वो बहुत अच्छे से बात करती थी। आखिरी बार वो अपार्टमेंट से कब निकली थी और किस टाइम पर वो अपार्टमेंट में दाखिल हुई, ये भी पता लगाया जाता है। कुछ टाइम के बाद पुलिस 13 लोगों को जीरो इन करती है कि वो लोग थे जो पुलिस के लिए सस्पेक्ट थे
और पुलिस को उन पर शक था और इनमें से कुछ लोग वो थे जिनसे रीटा की आखिरी बार बात हुई थी। और आखिर का जो टाइम होता है वो किसी भी केस में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उन सभी 13 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और अलग अलग टाइम पर उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वो बताते हैं कि जिस वक्त रीटा का मर्डर हुआ था उस वक्त वो उस अपार्टमेंट में थे ही नहीं, वो तो कहीं और मौजूद थे और काफी गवाह भी थे जो उनकी बातों को सही बोल रहे थे। तो गवाही देने के लिए तमाम लोग मौजूद थे। तो एक वक्त में एक इंसान अलग अलग जगह पर तो नहीं हो सकता है कि वो गवाह झूठ बोल रहे हो, लेकिन पुलिस के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जिससे वो ज्यादा टाइम तक उन्हें कस्टडी में रखकर उनसे पूछताछ कर सके। तो काफी दिन बीत गए थे इस केस में, लेकिन पुलिस के पास कोई अहम जानकारी नहीं मिली जिससे कातिल का सुराग मिले और उसके ठिकाने का पता लगाया जा सके। लेकिन जो पुलिस की टीम सबसे पहले उस अपार्टमेंट में पहुंची थी, वहां पर उन्होंने कई चीजों को कलेक्ट किया। उस वक्त उसकी डेड बॉडी के पास एक सिगरेट का बट मिला। पूछताछ में पता चला कि रीटा सिगरेट नहीं पीती थी और उस अपार्टमेंट में जो 3 लड़कियां रहती थी वो भी स्मोकिंग नहीं करती थी। तो पुलिस को अंदाजा हुआ कि उस वक्त कातिल ने ही उसका मर्डर करने के बाद वहां स्मोकिंग की थी। लेकिन काफी टाइम बीत जाता है, डिटेक्टिव केस की जांच करते रहे, कई पैसे इस केस में खर्च हो चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस केस में कोई सुराग नहीं मिल रहा था जो कातिल तक पहुंचा सके। हफ्तों से कई महीने बीत जाते हैं और फिर कई साल, लेकिन यह केस सॉल्व नहीं होता। और एक टाइम के बाद मीडिया में भी ये न्यूज़ बंद हो जाती है, जो कि एक टाइम पर पूरे अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर हुई थी। वो मर्डर मिस्ट्री जिसने सभी को हैरान कर दिया था, एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया था रहस्यमयी मर्डर के बाद। और कातिल को ढूंढने के लिए सरकार ने न जाने कितने डिटेक्टिव को इस केस को सॉल्व करने के लिए कहा था, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। इस केस में जितने भी सस्पेक्ट रह चुके थे, जिन पर पुलिस को शक था, उनसे कई टाइम तक पूछताछ हुई, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो आखिरकार उनको भी क्लीन चिट दे दी गई। साल बीतते रहे, इस केस में लगभग 50 साल हो चुके थे, केस अभी भी अनसॉल्व था। हालांकि ये केस बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी ये केस इस शर्त के साथ बंद हुआ था कि अगर इस केस में कोई भी अहम जानकारी मिली या फिर बाद के टाइम में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई जिसकी मदद से इस केस को सॉल्व करने में मदद हो, तो दोबारा इस केस को रीओपन किया जाएगा, इस केस की स्टडी की जाएगी। और ऐसा हुआ भी, जब बाद में एक रिव्यू मीटिंग हुई थी जिसमें एक एक करके सभी ओल्ड केसेस को चेक किया गया था। ईयर 2018 में एक मीटिंग होती है जिसमें कई डिटेक्टिव मौजूद थे, पुलिस के कई ऑफिसर थे। अमेरिका में अक्सर ऐसा होता है कि जितने भी ओल्ड केसेस होते हैं उनको दोबारा चेक किया जाता है और रिव्यू मीटिंग में पता लगाया जाता है कि कहीं किसी केस में अपडेट तो नहीं है, इस केस में कोई ऐसा सुराग मिला हो जिससे कातिल को ढूंढा जा सके। तो उस मीटिंग में कुछ ओल्ड केसेस को रिव्यू किया गया था और उनमें से रीटा मर्डर केस की फाइल को एक डिटेक्टिव चेक करता है। इस केस में जितने भी सस्पेक्ट थे उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। केस में कोई अहम सबूत मिला नहीं था और कई साल, लगभग 50 साल इस केस के हो चुके थे। तब जब उस सीनियर डिटेक्टिव ऑफिसर ने रीटा मर्डर केस की फाइल को दोबारा चेक किया तो उसके बाद उसे पता चला कि इस केस में जितने भी सबूत हैं जो क्राइम सीन से कलेक्ट किए गए थे वो अभी भी एक पुलिस डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं। अब डिटेक्टिव की टीम वहां पहुंचती है, उन सभी चीजों को चेक किया जाता है जिसमें रीटा के कपड़े और बाकी चीज, और वहां पर एक डिटेक्टिव की टीम को एक सिगरेट का बट मिलता है। अब ये साल था 2018। साइंस काफी तरक्की कर चुका था, डीएनए टेस्ट भी काफी हाई फाई हो चुका था, जो साल 1971 में इतना नहीं था। इस डीएनए टेस्ट से पहले भी कई अनसॉल्व केसेस को सॉल्व होने में मदद हुई थी और डीएनए किसी भी केस में वो इंपॉर्टेंट सबूत होता है जिसे दुनिया की कोई अदालत मना नहीं कर सकती। तो डिसाइड किया गया कि वो डीएनए टेस्ट किया जाएगा। इस केस में जितने भी एविडेंस है उनमें से एक था वो सिगरेट का बट, उसी के जरिए डीएनए को ढूंढने की कोशिश की गई। उसके बाद क्योंकि डाटा बैंक में कई लोगों का डीएनए सैंपल मौजूद होता है तो उस डीएनए को उससे मैच किया जाना था। तो सबसे पहले उस सिगरेट को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इस सिगरेट पर डीएनए सैंपल है या नहीं। पुलिस को रिपोर्ट में पता चला कि हाँ, उस सिगरेट पर डीएनए का सैंपल मौजूद है और ये जिसका भी डीएनए है वही कातिल है। अब पुलिस की टीम को एक उम्मीद जागती है कि शायद ये केस सॉल्व हो जाए। उसके बाद उस डीएनए रिपोर्ट को न्यूयॉर्क भेजा जाता है और डेटाबेस में जितने भी अमेरिका के लोगों का उस टाइम डीएनए मौजूद था उन सभी को उस डीएनए से मैच किया जाता है। उनमें से किसी मेल का डीएनए मैच हुआ नहीं, यानी कि डाटा बैंक में वो शख्स था ही नहीं जो कातिल था और जिसका डीएनए उस सिगरेट पे था। फिर भी पुलिस की टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती रही। साल 2022 स्टार्ट हो गया। 2018 से इस केस को दोबारा रीओपन किया गया था और अब कुछ साल और बीत जाते हैं। जिस वक्त रीटा का कत्ल हुआ था उस वक्त उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी एक स्टोरेज में रखे हुए थे एविडेंस के तौर पे। बाद में जब डिटेक्टिव की टीम उन कपड़ों को लेती है और भेज देती है उनको फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास, उनसे कहा जाता है कि वो उन कपड़ों को दोबारा टेस्ट करें नई टेक्नोलॉजी के जरिए। उसके बाद फोरेंसिक टीम जब उन कपड़ों को टेस्ट करती है तो उन कपड़ों पर टीम को कुछ डीएनए के सैंपल मिलते हैं। उन कपड़ों पर रीटा के अलावा एक और सैंपल मिला। अब ये जो एक सैंपल मिला था फोरेंसिक टीम को,
और जब इसकी फाइनल रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट में भेजी गई, उसके बाद उस डीएनए को दोबारा डाटाबेस में चेक किया गया, जिसमें अमेरिका के लोगों का डीएनए मौजूद था। चेक करने के बाद उस डाटाबेस में एक शख्स का डीएनए मैच हो जाता है और उस शख्स का नाम था विलियम, यानी कि विलियम नाम के शख्स ने ही उसका मर्डर किया था। उसके बाद उसका एड्रेस पता लगाने की कोशिश की जाती है। पता चलता है कि साल 1971 में वो शख्स विलियम उसी शहर में, उसी जगह जहां रीटा अपार्टमेंट में रहा करती थी, उससे कुछ ही दूरी पर वो रेंटेड घर में रहा करता था। तो ये दोनों चीज इत्तेफाक तो नहीं थी। अब इस केस में पहली बार टीम को लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लगभग इस मर्डर केस के होने के लगभग 54 साल के बाद उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया। तो डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद डिटेक्टिव की टीम ने दोबारा इस केस की जांच की। इस केस में कई मुखबरी को इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा गया। तब जाकर विलियम की कहानी पता चली कि विलियम कौन था और क्यों उसने रीटा का मर्डर किया था। जिस दिन रीटा का मर्डर हुआ था उससे 15 दिन पहले विलियम ने शादी की थी और जिस जगह वो अपार्टमेंट में रहती थी उससे कुछ ही दूरी पर विलियम रेंटेड हाउस में रहता था। लेकिन साल 2022 में विलियम है कहां पर, ये पुलिस को पता लगाना था। लेकिन पुलिस को पता चलता है कि विलियम ने उस वक्त जिससे शादी की थी वो कहां पर है। तो उसकी बीवी का एड्रेस पता लगाकर पुलिस की टीम उसके घर पहुंचती है और फिर उससे पूछताछ करती है। उससे पूछा जाता है कि क्या उसने विलियम नाम के शख्स को जानती है और क्या साल 1971 में उसने उससे शादी की थी। वो कहते हैं कि हाँ, उसने शादी की थी साल 1971 जुलाई के सेकंड वीक में। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उस वक्त 19 जुलाई को वो दोनों कहाँ पर थे। फिर पुलिस उसको उस केस का भी बताती है जब साल 1971 में वो उस इलाके में रहते थे और उस इलाके में एक अपार्टमेंट में रह रही एक लड़की का मर्डर हुआ था। तो कुछ टाइम पूछताछ के बाद विलियम की बीवी पुलिस को बताती है कि 19 जुलाई को उसका और विलियम का झगड़ा हो गया था और देर रात को विलियम गुस्से में घर से बाहर निकल गया और उसके बाद वो अगली सुबह दोबारा घर लौटा और घर लौट के वो सो गया। लेकिन जब वो उठता है तो वो अपनी बीवी से बोलता है कि अगर घर में पुलिस आए तो उसको बता देना कि वो देर रात में घर से नहीं निकला था, क्योंकि इस इलाके में एक मर्डर हुआ है और पुलिस को उस पर शक हो जाएगा, क्योंकि वो पुराने रिकॉर्ड में क्राइम की लिस्ट में मौजूद था, क्योंकि पहले भी वो कुछ टाइम के लिए जेल जा चुका था मारपीट के मामले में। हालांकि बेल मिलने के बाद वो जेल से रिहा हो गया, लेकिन फिर भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में अभी भी मौजूद था। तो उसने अपनी बीवी से झूठ बोलने के लिए कहा कि वो पुलिस को ना बताए कि वो घर से बाहर निकला था। और उसकी भी वाइफ को ये बात मालूम थी कि हाँ, उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, पुलिस उसको तंग कर सकती है, लेकिन उसको ये भरोसा था कि वो ऐसा कोई भी बड़ा क्राइम नहीं करेगा जिसमें वो किसी का मर्डर कर दे। तो विलियम की बीवी को ये पता ही नहीं था कि कुछ वक्त पहले विलियम ने एक मर्डर किया है। जब वो लड़ाई झगड़ा करने के बाद घर से बाहर निकलकर कुछ ही दूरी पर चलने के बाद एक सुनसान इलाके में पहुंचा था जहां पर एक अपार्टमेंट बना हुआ था। उसी रोड से थोड़ा आगे चलते हुए उस अपार्टमेंट के नीचे जो डोर था वो खुला हुआ था। वो अंदर जाता है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, देखता है कि अपार्टमेंट के रूम का एक डोर जो था वो ऑलरेडी खुला हुआ है। वो अपार्टमेंट के अंदर जाता है जहाँ पर कुछ कैश रखा हुआ था और कुछ कीमती सामान उसने चुराने की कोशिश की, लेकिन रीटा जो किसी और रूम में थी वो वहाँ पर आ जाती है और देखती है वो चोरी करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उसे रोकती है और दोनों का लड़ाई झगड़ा होता है और अचानक से विलियम उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद वो सिगरेट पीता है और उस सिगरेट को उसकी लाश के पास फेंक देता है और फिर उसके बाद वो घर में रखा कुछ कैश और कीमती सामान चुराकर वहां से निकल जाता है। तो पहला मामला चोरी का था जो उसने उस घर से की थी और दूसरा मामला था मर्डर का जो कि उसने रीटा का किया था उस टाइम। पुलिस को बाद में इस केस में ये भी पता चलता है कि उसी जुलाई महीने के आखिरी वीक में उसकी बीवी और विलियम का डाइवोर्स हो चुका था और डाइवोर्स होने के बाद विलियम थाईलैंड देश चला गया और वहीं रहने लग गया। उसके बाद जब पुलिस ने इस केस की जांच की तो पता चला कि हाँ, विलियम उस वक्त थाईलैंड तो गया था और वहां जाने के बाद वो मॉन्क भी बन गया था और वहीं रहने लग गया। हालांकि एक बार जब वो पहले 1974 में दोबारा यूएस पहुंचा था और तब पता चला कि उसकी दूसरी बीवी थी जो वहीं यूएस में रहती थी, तो उससे मिलने के बाद कुछ दिनों के बाद वो दोबारा थाईलैंड पहुंच गया। तो पुलिस को लगा कि चलो इतने सालों के बाद अब कातिल के ठिकाने का पता चल गया, अब वो उस तक पहुंच जाएंगे और फिर उससे पूछताछ होगी, लेकिन वो उसको ढूंढे उससे पहले पुलिस को एक बुरी खबर मिलती है। पता चलता है कि साल 1986 में विलियम की ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई, यानी रीटा के कत्ल के 15 साल के बाद विलियम भी मर चुका था। और रीटा के मर्डर के बाद लगभग 54 साल के बाद डीएनए की नई टेक्नोलॉजी की वजह से पहले जो सुराग सिगरेट के बट ने दिया था जिस पर डीएनए सैंपल मौजूद था, उसके बाद रीटा ने जो कपड़े पहने थे उन पर जो डीएनए का सैंपल था उससे भी सुराग मिला। और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस विलियम की बीवी तक पहुंची, उससे पूछताछ हुई, पता चला कि वो तो थाईलैंड चला गया था
लेकिन इससे पहले कि इस केस में पुलिस की टीम उस तक पहुंचे, उसको अरेस्ट करे और फिर कानून उसको सजा दे, ये हो पाता, उससे पहले ही ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से वो मारा गया। तो केस तो ये सॉल्व हो चुका था और इस केस में जो क्राइम करने वाला शख्स था वो दुनिया में था ही नहीं। उसके बाद 21 फरवरी साल 2023 में पुलिस की टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें रीटा की बहन को भी बुलाया जाता है। वहां पर डॉक्टर की टीम और फोरेंसिक टीम भी मौजूद थी जिनकी हेल्प के जरिए जांच की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलियम की तस्वीर भी दिखाई जाती है कि वही कातिल है जिस केस में पिछले 54 साल पहले रीटा का बेरहमी से मर्डर हुआ था। और अब पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है। जो केस अपने टाइम में इतना पॉपुलर रहा था और इतने बड़े पैमाने पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इतने पैसे खर्च किए गए थे, लेकिन अफसोस उस वक्त ये केस अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद अमेरिका में केस सॉल्व होने के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन अभी भी ये केस अमेरिका का सबसे पॉपुलर केस में से एक माना जाता है। वो केस जिसको सॉल्व होने में कई साल लग गए और आज भी कई पुलिस ऑफिसर केस की इन्वेस्टिगेशन को सीखने के लिए 1971 में हुए इस मर्डर केस को चेक करते हैं और डिस्कशन किया जाता है कि उस वक्त ऐसी कौन कौन सी गलती हुई थी पुलिस की टीम से और क्या क्या किया जा सकता था जिससे इस केस में और भी अहम सबूत पुलिस को मिल सकते थे। लेकिन उस वक्त अगर इस केस में और भी सबूत मिल जाते तो भी शायद पुलिस की टीम किलर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सिर्फ पुलिस को उस कातिल पर शक होता कि उसने उसका मर्डर किया है। लेकिन डीएनए की नई टेक्नोलॉजी की वजह से ये साबित हो गया कि विलियम ने ही उसका मर्डर किया था और वही उस साल उस महीने में उस अपार्टमेंट में पहुंचा था। तो ये थी स्टोरी अमेरिका के एक बहुत ही पॉपुलर मर्डर केस की, जिसको साल 2023 में सॉल्व कर लिया गया और आज के टाइम ये केस बंद है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।